हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्लूटो स्टेम। आज हम करने जा रहे हैं बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल जो है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताता है। एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, जैसे कि डाल्टन का लॉ आया, फिर रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा। उसमें से सबसे जो अच्छा माना जाता है या सबसे ज्यादा हम जिसको पढ़ते हैं या फिर एंड जो मॉडल करते हैं हम अपना 11th-12th ग्रेड में, वो होता है बोहर्स मॉडल। हम पहले डाल्टन का मॉडल समझते हैं, फिर रदरफोर्ड का मॉडल समझते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था, जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। पहला तो ये कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी या जो है, देखो यहाँ से समझते हैं। मान लेते हैं रदरफोर्ड ने क्या बोला था। रदरफोर्ड फॉइल मॉडल के बारे में हम जानते हैं कि एक गोल्ड फॉइल थी। गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स को फेंका गया था। 20,000 20,000 में से एक जो पार्टिकल था, या फिर आपकी बुक्स में 2,000 दे रखा होगा, 2,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था, एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो वापस बाउंस बैक हो गया था। बाकी के पार्टिकल्स क्या हो गए थे, डिफ्लेक्ट हो गए थे, स्कैटर्ड हो गए थे, डिटेक्टर पर डिटेक्ट कर पा रहे थे, लेकिन उनमें से एक पार्टिकल बार बार वापस आ रहा था, जहां से हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चला। फिर रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा कई बार, और उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि देखो हमारा जो एटम है वो कुछ ऐसा है। वेट ना, हमारा जो एटम है वो कुछ इस टाइप का है। ये हमारा एटम है। इस एटम के अंदर क्या है, एक एटम के बिल्कुल सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। कैसे मोशन में? सर्कुलर में। कैसे में? सर्कुलर में, सर्कुलर मोशन। तो हमारा जो है एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ या न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। किस मोशन में? सर्कुलर मोशन में। यहाँ तक बातें ठीक थी, लेकिन अगर आप अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को उठाएंगे और उसके बारे में सोचेंगे, तो वहां पर हम कहते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, वो मोशन कर रहा है सर्कुलर मोशन में, फॉर श्योर एक्सेलरेशन होगा। उस एक्सेलरेशन की वजह से ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ग्रेजुअली क्या करेगा, अपनी एनर्जी लॉस करेगा। अगर वो अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है, तो वो जो उसका इनिशियल ऑर्बिट था येलो वाला, उसमें ना रिवॉल्व करके अपने रेडियस को ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, और फिर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। खैर, उसको तो हम रदरफोर्ड में कवर कर चुके हैं। गिर जाएगा। तो इस हिसाब से तो जो हमारा एटम है वो तो स्टेबल ही नहीं होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए। ये बात नहीं बता पाया था। तो यहाँ पर चीजें क्या पता चली कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो एटम के अंदर न्यूक्लियस है, इन सबको समझाने के लिए, इनके स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, इनकी मूवमेंट कैसी हो रही है एटम के अंदर, मोशन कैसा हो रहा है, ये सब समझाने के लिए हमारी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो थी फेल हो गई थी। तो फिर हमारे पास कौन आए? नील्स बोहर। नील्स बोहर ने अपना खुद का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, याद रखना, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करा था। उन्होंने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करा और 3 पोस्टुलेट बोले। पोस्टुलेट मतलब ऐसी बातें बोली जो एक मॉडल को सेटिस्फाई करती हो। अब हम मॉडल की बात करें, इसका मतलब ये नहीं कि हकीकत में भी ऐसा होता है। हर मॉडल की कुछ लिमिटेशंस होती है। उन लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है कि आप जब भी कोई मॉडल बनाते हो, रियल लाइफ सिनेरियो को आपने ऑब्जर्व करा, एक्सपेरिमेंट करा, उस पे बेसिस पे मॉडल बनाया, उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन हमेशा होगी। तो आज की हम क्लास में क्या करेंगे, बोहर के वो 3 पोस्टुलेट और उसकी 3 लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला पोस्टुलेट क्या था? स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या था? स्टेशनरी ऑर्बिट। कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करेंगे, और जिस ऑर्बिट में
वो रिवॉल्व करेंगे, उनको हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेशनरी ऑर्बिट। दूसरा, अब ये स्टेशनरी ऑर्बिट होती क्या है? स्टेशनरी ऑर्बिट वो ऑर्बिट है जहां पर इलेक्ट्रॉन अपनी बिल्कुल भी एनर्जी या रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, वो उस ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। ये था हमारा सेकेंड। और जहां पर उस ऑर्बिट को, स्टेशनरी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम भी समझाया गया, जो कि हमारा इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 का। ये क्या है? मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। वो ऑर्बिट जिनका मोमेंटम क्या हो? nh/2 हो। n क्या है? n कोई इंटीजर है, पॉजिटिव 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 एंड सो ऑन। h क्या है? h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। थोड़ा ऊपर कर देते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। एंगुलर, पहला तो था स्टेशनरी ऑर्बिट, वो ऑर्बिट जहां पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उनमें रिवॉल्व करेगा सर्कुलर मोशन में और कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, स्टेबल रहेगा, इसको स्टेबल ऑर्बिट भी बोलते हैं। दूसरा, वो ऑर्बिट कौन से होंगे जिनमें वो रिवॉल्व करेगा, जिनको आप स्टेबल ऑर्बिट का नाम दे रहे हो? वो ऑर्बिट जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 हो। h कहां से आया? प्लैंक्स कांस्टेंट। देखो प्लैंक्स कांस्टेंट बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है। जब हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे तब साइड बाय साइड क्वांटम मैकेनिक्स भी डेवलप हो रही थी, तो वहीं से कॉन्सेप्ट लिया गया। थर्ड वन जो था स्पेक्ट्रा कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट का केस था। उसमें क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका एनर्जी स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन हमको डिस्क्रीट मिलता है। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग वैल्यू, यानी कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? क्वांटाइज्ड का मतलब कि पैकेट्स टाइप। चलो ये सब हम चीजें बाद में देखेंगे जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला एक सेशन लेंगे उसमें। अभी यहाँ पर हमसे बोला गया, देखो फिर से वापस चलते हैं एटम के पास। एटम की बात कर रहे हैं तो एटम को ड्रॉ करते हैं। ये एक ऑर्बिट, उप्स, ये हो गया। ओके, इसको काटते हैं। ये हो गया आपका न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट। ठीक, दूसरा ऑर्बिट, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपका है न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है। एलिमेंट के एलिमेंट शेल जो होते हैं, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना, एल शेल, एम शेल, एन शेल, आगे बढ़ते रहते हैं। पहले जो शेल होते हैं उसपे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आगे जो बढ़ते रहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ये सब। खैर हम उस सब में नहीं जा रहे। हमारा ये क्या है? एक एटम है। इसको थोड़ा सा उधर करते हैं। ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, ये हमारा क्या है बेटा? ये न्यूक्लियस है। अरे बार बार ऐसा क्यों आ रहा है? ये जो है ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है, पहला शेल, दूसरा शेल। मान लेते हैं हमारा एक इलेक्ट्रॉन इस शेल में है। ठीक है, ध्यान से देखना। हमने कुछ इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करी। इसने क्या करा? जो एनर्जी हमने प्रोवाइड करी, इस इलेक्ट्रॉन ने वो एनर्जी एब्जॉर्ब करी, और जैसे ही ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये अपना ऑर्बिट छोड़ के दूसरे स्टेट में चला जाएगा। या फिर हो सकता है हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जो एनर्जी रिलीज करके लोअर शेल में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी ना एक और अच्छी टाइप का क्वेश्चन बनता है।
बाइंडिंग एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, या फिर आपसे पूछा जाता है सेपरेशन एनर्जी क्या होती है। ये जो चैप्टर आता है ना एटॉमिक्स का, जो मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। अभी तो मैं एटम की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ये वाला पार्ट भी हम वहीं पढ़ेंगे। हम वापस आते, बोहर ने क्या बोला, बोहर ने बोला जब ट्रांजिशन होगा, एक वर्ड आपने सुना, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन क्या, लोअर एनर्जी लेवल से कौन से लेवल में चले जाना, हायर में। तो बोहर के थर्ड पोस्टुलेट में हमने पढ़ा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब कि किसी इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाना, या हायर से लोअर में जाना। या फिर हायर एनर्जी लेवल से किसमें जाना, लोअर में जाना। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में जाना है, एक एक्साइटेड स्टेट से दूसरी एक्साइटेड स्टेट में जाना ट्रांजिशन हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब अगर लोअर टू हायर जाता है तब क्या करता है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी वो हायर स्टेट में पहुंचेगा। हायर से लोअर आता है तो कुछ एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, तभी वो लोअर स्टेट में पहुंचेगा। अब ये कितनी एनर्जी होगी, ये होगी डिफरेंस ऑफ दिस। देखो अगेन ये जो h है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, म्यू जो है फ्रीक्वेंसी है फाइनल वाले शेल में या फाइनल वाली स्टेट में या फाइनल वाले लेवल में जो थी, और ये जो है फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल किस पे है, जैसे कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये वो एनर्जी होगी। अब आप जो ये एनर्जी देख रहे हो, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अभी तक तो मैम हम जो एनर्जी पढ़ते थे क्लासिकल में, तो काइनेटिक, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक में और ईएम वेव में अलग अलग एनर्जी पढ़ते थे, ये क्या टर्म आई है, यही जो चीज है एच में, ये हमारे क्वांटम्स है, ये हम जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे ना तब देखेंगे। तो बोहर के तीन पोस्टुलेट ने क्या कहा था कि आप एटम के स्ट्रक्चर को क्लासिकली नहीं समझा सकते हो, एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प पड़ेगी, जिसमें से पहला ही उन्होंने बोल दिया कि ये जो होगा, ये पहला पोस्टुलेट की स्टेबल ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, यानी कि उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहां पर वो कोई भी एनर्जी एमिट नहीं करेगा। दूसरा क्या होगा उसका एंगुलर मोमेंटम, ये होगा। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये वैल्यू। 2 क्या है, एक नंबर है। पाई क्या है, एक नंबर है। और n क्या है, पॉजिटिव। तीसरा ट्रांजिशन, जब लोअर से हायर और हायर से लोअर में जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ये होगी, ये एनर्जी डिस्क्रीट है। अब क्वेश्चन आएगा कि बोहर ने तो काफी अच्छे से एटम को डिस्क्राइब किया, यहाँ पर जो पहला है हमारे पास चैलेंज आ रहा था कि न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, वो स्टेबल करने के लिए स्टेबल ऑर्बिट लिया है, एंगुलर मोमेंटम लिया उसको समझाने के लिए, फिर एनर्जी स्पेक्ट्रा के लिए ये वाला टर्म है। एक्चुअली ये वाला हम ना एक वीडियो में कवर करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लिमिटेशंस की बात करते हैं। लिमिटेशंस क्या थी, पहला तो ये जो है सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही वैलिड था। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब क्या, जिनके पास न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन हो बाहर, बस। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी एटम में कैरी करें, जैसे कि सोडियम, कार्बन, इस टाइप के जो एटम है, वहां पर बोहर्स का मॉडल वैलिड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन आ जाती है, इसलिए। दूसरा, जो हमारा ऑर्बिट था वो क्या था, सर्कुलर बोला है, हर बार क्या बोला है, सर्कुलर बोला है। देखो यहाँ पे जो हमने डायग्राम बनाया, ये भी सर्कुलर में बोला, तो हमेशा सर्कुलर ऑर्बिट बोले, बट एक्चुअल में वो कैसे होते हैं, इलिप्टिकल होते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं। कैसे होते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट। तीसरा क्या, एनर्जी स्पेक्ट्रा में जो इंटेंसिटी थी वो नहीं डिस्क्राइब हो पाई, ठीक है। और सबसे बड़ी जो लिमिटेशन थी वो यही थी कि तो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड था, बाकियों के लिए नहीं। तो याद रहे, बोहर्स के मॉडल जब आपसे पूछा जाएगा
तो आप क्या लिखोगे, क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगे। रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि एटम को स्टेबिलिटी वो नहीं डिफाइन कर पा रहा था, एनर्जी स्पेक्ट्रम को नहीं डिफाइन कर पा रहा था। उसको समझाने के लिए बोहर्स के मॉडल हम पढ़ते हैं। बोहर्स ने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को देखा, समझा और जाना कि हम क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की हेल्प से एटम के स्ट्रक्चर को नहीं समझ सकते। उसके लिए हमें क्या समझना होगा, उसके लिए हमें क्वांटम की हेल्प लेनी होगी। पर उससे भी पहले चैलेंजिंग फेज था कि जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जब वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसको स्टेबल करने के लिए हमने क्या लिया, स्टेबल ऑर्बिट्स, या फिर उसको चैलेंज करने के लिए, उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हमने क्या बोला, यस बोहर्ट्ज ने क्या बोला कि स्टेबल ऑर्बिट में करेगा। अब ये स्टेबल ऑर्बिट क्या है, जिनका एंगुलर मोमेंटम ये होता है। अब इसमें h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, h की वैल्यू ये होती है। फिर एनर्जी स्पेक्ट्रा के लिए हम ये लिया है कि जब ट्रांजिशन करेगा लोअर टू हायर और हायर टू लोअर, तो एनर्जी हमारे पास ये आएगी। फिर उसके बाद लिमिटेशंस पूछी थी, पहला तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है, दूसरा इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, तीसरा इंटेंसिटी पैटर्न को अच्छे से डिस्क्राइब करना। ये था हमारा बोहर्स का मॉडल। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। बोहर्स के मॉडल से ही हम लोग कहते हैं कि स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी, स्टैंडिंग वेव से ही एंगुलर मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। फिर हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, और वहां से जो एनर्जी आती है -13.6 z² बाय n² करके कुछ आती है, वो सब भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक आपको अगर समझ आया है तो वेरी गुड, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं।